1849 का बरस। रूस में सेंट पीटर्सबर्ग शहर। आसमान मटमैले रंग का है। कड़ाके की ठंड पड़ रही है। सेम्योनोव्स्की चौराहे पर एक नौजवान लेखक कैदियों की तरह खड़ा है। उसे खंभे से बांधा गया है। वो ठंड के मारे कांप रहा है। उसके साथ उसके जैसे 21 लोग हैं। वे सब के सब कैदी हैं। वे सब कांप रहे हैं। ठंड से थोड़ा कांप रहे हैं, लेकिन डर से ज़्यादा कांप रहे हैं। ये मौसम का डर नहीं, बल्कि मौत का डर है, जो हड्डियों के भीतर घुस जाता है और आपके पूरे वजूद को अंदर से बर्फ की तरह ठंडा बना देता है। सवाल है कि वे क्यों डर रहे हैं? क्योंकि उनके ठीक सामने कई सिपाही बंदूक ताने खड़े हैं। अभी कुछ सेकंड्स के बाद ही उनका अफसर ऑर्डर जारी करेगा और इन सारे नौजवानों को, इन सारे कैदियों को गोली मार दी जाएगी। इन कैदियों में जो नौजवान लेखक है, उसका नाम है फ्योदोर दोस्तोयेव्स्की। आखिर उसने क्या गुनाह किया था कि उसे सजाए मौत दी गई? उसे चौराहे पर खड़ा करके गोली मारने का हुक्म आखिर क्यों दिया गया? दोस्तोयेव्स्की ने कम उम्र में ही एक ख्वाब देख लिया था। वो ख्वाब था लेखक बनने का ख्वाब। इंसान और दुनिया के बारे में वो जो सोचते थे, उन बातों को कहानियों के जरिए कहने का ख्वाब। ये ख्वाब सुनने में आसान लगता है, पर आसान होता नहीं। अपनी रूह का जहर निकाल के खुद पीना पड़ता है। बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ज़िंदगी की पढ़ाई करनी होती है, इंसानों की पढ़ाई करनी होती है और किताबों की पढ़ाई करनी होती है। और किसी किसी देश में किसी किसी वक्त ऐसे हालात बन जाते हैं कि वहाँ किताबें पढ़ना एक गुनाह की तरह देखा जाता है। उस रोज़ सेम्योनोव्स्की चौराहे पर एक खंभे से बंधकर जब दोस्तोयेव्स्की अपनी मौत का इंतज़ार कर रहे थे, उनका गुनाह महज इतना था कि उन्होंने कुछ किताबें पढ़ ली थीं। क्या था माजरा? सुनिएगा। 1840 का दशक रूस में आसान नहीं था। रूस में ज़ार का शासन था। उस समय वहाँ के राजा को ज़ार कहा जाता था। लैटिन में एक शब्द है सीज़र, यानी बड़ा बादशाह, बहुत बड़ा राजा। जैसे जूलियस सीज़र के नाम में सीज़र शब्द लगा हुआ है। जूलियस सीज़र, लैटिन भाषा का ये शब्द सीज़र जब रूसी भाषा में पहुंचा तो बन गया ज़ार। वही ज़ार था रूस का राजा। वो निरंकुश शासन करता था। मन मर्जी के फैसले, नाइंसाफ़ी के फैसले, जहाँ मर्जी वहाँ कत्लेआम मचा देता था। उसने अपने राज्य में कई किताबों पर बैन लगा रखा था। देखिए, उस समय दोस्तोयेव्स्की की उम्र कम थी। वो सिर्फ 28 साल के थे, लेकिन वो कोई साधारण लेखक नहीं थे। वो पेत्राशेव्स्की सर्कल हिस्सा थे। पेत्राशेव्स्की सर्कल क्या होता है? ये 1840 के दशक में रूस में सक्रिय एक ग्रुप था, जिसमें नौजवान इंटेलेक्चुअल्स, राइटर्स और फिलोसोफर शामिल थे। उसे मिखाइल पेत्राशेव्स्की ने शुरू किया था, जो कि एक विचारशील और सुधारवादी व्यक्ति थे, यानी एक विजनरी थे और अपने समाज में रिफॉर्म लाना चाहते थे। इस सर्कल में शामिल लोग गुप्त रूप से एक दूसरे से मिलते थे और समाजवाद यानी सोशलिज्म, आज़ादी, मानवाधिकारों यानी ह्यूमन राइट्स और रूसी समाज में सुधार लाने के बारे में चर्चा करते थे। उस समय के रूस में इस तरह के ग्रुप्स को खतरनाक माना जाता था। ज़ार को डर लगता था कि इस तरह के ग्रुप्स अगर एक्टिव हो जाएंगे तो उसकी सत्ता को उखाड़ फेंकेंगे। इसीलिए 1849 में ज़ार ने हुक्म दिया कि पेत्राशेव्स्की सर्कल के सभी मेंबरान को गिरफ्तार कर लिया जाए। ज़ार की पुलिस सबके पीछे पड़ गई। किसी को स्कूल से उठाया गया, किसी को बिस्तर से। कोई तहखाने में छिप गया था, उसे वहाँ से खोज निकाला गया, तो किसी को देश छोड़ने की कोशिश करते हुए पकड़ लिया गया। दोस्तोयेव्स्की के घर में पेत्राशेव्स्की सर्कल की उनसे जुड़ी हुई किताबें पाई गईं।
बिना सवाल जवाब उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। सब पे देशद्रोह का आरोप लगाया गया और एक किले में बनी काल कोठरी में ठूंस दिया गया, जहां वे अपने भाग्य का या फिर कहें दुर्भाग्य का इंतजार करते रहे। यह इंतजार ज़्यादा लंबा नहीं हुआ, क्योंकि जल्द ही उन्हें सजाए मौत सुना दी गई। अब वे लोग काल कोठरी में बंद होकर अपनी मौत का इंतजार कर रहे थे। एक सुबह सारे के सारे कैदियों को तैयार किया गया और सेंट पीटर्सबर्ग के सिम्योनोव्स्की चौराहे पर लाके खंभों से बांध दिया गया। चारों ओर तमाशबीन जमा थे, ताबूत तैयार पड़े थे। इधर कैदी मरेंगे, उधर टप से उनकी लाश ताबूत में डाल दी जाएगी। और सिपाही बंदूक लेके तैयार खड़े थे। अफसर हाथ में हुक्मनामा लिए खड़ा था। मौत का फरमान जोर जोर से पढ़ रहा था ताकि अवाम भी उसे सुन सके। फरमान खत्म होने पर अंत में अफसर ने बोला, इन सबको गोली मार दो। एक बार बोला, 2 बार बोला, 3 बार बोला, पूरे 20 बार बोला, इन सबको गोली मार दो। दिसंबर का महीना था, कड़ाके की ठंड थी। कैदियों को कोई गर्म कपड़ा नहीं पहनाया गया था, बल्कि सिर्फ एक काला चोगा पहनाकर बांध दिया गया था। बारी बारी से सबके चेहरे पर काला कपड़ा बांधा गया। जब दोस्तोवस्की की बारी आई तो उन्होंने महसूस किया कि उनके हाथ, उनका पैर, उनका पूरा बदन, ये सब बुरी तरह कांप रहे थे। ठंड के मारे कांप रहे थे या मौत के डर के कारण कांप रहे थे, ये बात दोस्तोवस्की कभी जान नहीं पाए। बहुत मार्मिक शब्दों में बाद के दिनों में उन्होंने एक किताब में उस रोज़ की घटना को याद करते हुए लिखा है, मैं चौराहे पर जहां बंधा हुआ था उसके ठीक सामने एक चर्च था। उसके गुंबद से रोशनी आ रही थी। मुझे लग रहा था ये कोई पवित्र रोशनी है, अभी मेरे पास आएगी, मेरा हाथ थामेगी और मुझे दूसरी दुनिया में ले जाएगी। ठीक उसी समय एक सिपाही ने उनके मुंह पे काला कपड़ा डाल दिया। उम्मीद की जो रोशनी दिख रही थी, अब वो भी बंद हो गई। अफसर 20 बार बोल चुका था, इन्हें गोली मार दो। उल्टी गिनती शुरू हो चुकी थी, जिसके खत्म होते ही धाई की आवाज करते हुए गोली आएगी, सिर में या छाती में एक सुराख बन जाएगा। पिचकारियों की तरह चारों ओर खून फैलेगा और एक साथ 21 लोगों के प्राण पखेरु हो जाएंगे। लेकिन ठीक तभी एक चमत्कार हुआ। कहीं से जोर की आवाज आई, रुक जाओ, रुक जाओ। सारे लोगों ने पलट के देखा। चौराहे के दूसरे छोर से एक सिपाही दौड़ता हुआ आ रहा था। उसके हाथ में सफेद रंग का एक रुमाल लहरा रहा था। वो चिल्ला रहा था, रुक जाओ, रुक जाओ, जार ने इन सब की सजा माफ कर दी है। सिपाही रुक गए। अफसर सन्न रह गया। गोली का इंतजार करते कैदियों में पल भर को जान आई। अफसर ने नया हुक्मनामा पढ़कर सुनाया। पता चला जार ने सजाए मौत को कैंसिल कर दिया है। उसके बदले सारे कैदियों को दूर साइबेरिया के बर्फीले इलाकों में भेज दिया जाएगा और उन सबको वहां 8 साल की कैद गुजारनी होगी। देखिए, मौत से ज्यादा खतरनाक मौत का डर होता है। उस भयानक ठंड में जब मौत ठीक सामने खड़ी थी और जब मौत का डर हट गया तो एक शॉक जैसी सिचुएशन बन गई। जब मौत की सिचुएशन सामने थी तब भी डर लग रहा था। जैसे ही वो सिचुएशन क्लियर हुई, एक शॉक जैसी सिचुएशन बनी और एक कैदी को ऐसा सदमा, ऐसा शॉक लगा कि वो उम्र भर के लिए पागल हो गया। कुछ कैदी जिंदा बच के भी आधे पागल हो गए। उस ठंड में सिर्फ एक कपड़े में इतनी देर तक खड़े रहने के कारण 4-5 लोगों के तो फेफड़े खराब हो गए और वे कुछ ही दिनों में बीमार होकर मर गए। 3-4 लोगों के कान में ठंडी हवा के कारण ऐसा इन्फेक्शन हुआ कि वे जिंदगी भर ठीक नहीं हो पाए। लेकिन दोस्तोवस्की के शरीर को कोई नुकसान नहीं हुआ।
जब मौत पास से गुजरती है तो उसकी खरोंच का सबसे गहरा निशान आत्मा पर बनता है। जीवन का सबसे बड़ा बोझ होता है किसी सदमे को अपने कंधों पर ढोते हुए चलना और उसे भूलने में नाकाम रहना। दोस्तोयेवस्की के साथ यही हुआ। उस दिन उनकी जान बच गई, लेकिन जो सदमा लगा उसे वो जिंदगी भर नहीं भूल पाए। बाद के बरसों में उन्होंने महान किताबें लिखी, जिनमें जीवन, मृत्यु, अपराध, गलती, दंड, प्रायश्चित जैसे तमाम विषयों को गंभीरता से खंगाला गया है और हर जगह उन्हें अंधेरे के दर्शन हुए। लेकिन सोचिए, अगर उस लहराते हुए सफ़ेद रुमाल पर सिपाही की नज़र सही समय पर न पड़ी होती, उसकी आवाज़ रुक जाओ को अगर सही समय पर न सुना गया होता, अगर सिपाही की बंदूक का ट्रिगर दब गया होता, गोली चल गई होती, तो दुनिया दोस्तोयेवस्की जैसे महान लेखक से वंचित रह जाती। लेखक क्या, किसी भी साधारण से इंसान के जीवन में ऐसी कोई घटना घटेगी तो वह ताउम्र उसके खौफ से बाहर नहीं निकल पाएगा। कई लोग अचरज करते हैं कि दोस्तोयेवस्की के उपन्यासों में इतना सारा अंधेरा आखिर कहाँ से आया। तो इसका एक जवाब ये हो सकता है कि जीवन और मौत के बीच एक लंबी सुरंग होती है जिसमें अंधेरे की नदी बहती है। दोस्तोयेवस्की उस सुरंग में घुसकर वापस लौटे थे, इसीलिए ताउम्र उनके जिस्म से पानी की तरह अंधेरा टपकता रहा। इसीलिए दोस्तोयेवस्की ताउम्र अंधेरे की कहानियां लिखते रहे। वो अपनी किताबों में जब जब रोशनी देखने की कोशिश करते हैं, जाने कहां से कोई आता है और उनके मुंह पे काला कपड़ा डाल देता है और फिर से अंधेरा छा जाता है। दोस्तों, आज से हम दोस्तोयेवस्की की ज़िंदगी, उनकी किताबों, उनकी फ़िलॉसफ़ी पर लेक्चर्स की एक सीरीज़ शुरू कर रहे हैं। आज के एपिसोड में मैं सिर्फ दोस्तोयेवस्की के जीवन का एक मोटा मोटा इंट्रोडक्शन कराऊंगा। उनकी किताबों पे, उनकी फ़िलॉसफ़ी पे चर्चा आने वाले लेक्चर्स में करूंगा, एक एक करके करूंगा। ऐसा इसलिए कि एक ही लेक्चर में सब कुछ डाल दिया जाए तो सब कुछ गड्ड-मड्ड हो जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि तब ज़्यादा कुछ समझ में भी नहीं आता। इसीलिए आज केवल उनकी लाइफ के बारे में कुछ बातें, लेकिन ध्यान रखिएगा ये बातें इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि अगर दोस्तोयेवस्की के साहित्य को समझना है तो उनके जीवन से जुड़ी इन बातों को भी जानना होगा, समझना होगा, क्योंकि इन्हीं बातों ने उनके साहित्य, उनकी सोच, उनकी फ़िलॉसफ़ी को एक आकार दिया था, जैसे अपने पिता के साथ दोस्तोयेवस्की का रिश्ता। दोस्तोयेवस्की का जन्म 1821 में मॉस्को में एक मिडिल क्लास परिवार में हुआ था। उनके पिता थे मिखाइल दोस्तोयेवस्की, एक सख्त इंसान, नियम कायदों से बंधे हुए। वो मिलिट्री हॉस्पिटल में डॉक्टर थे और गरीबों का भी इलाज करते थे। इसी माहौल में रहकर नौजवान दोस्तोयेवस्की ने बचपन से ही गरीबों की तकलीफ़ों को करीब से देखा था। उनकी माँ मारिया एक दयालु और धार्मिक महिला थी, जो कि उन्हें भावनात्मक सहारा भी देती थी। उनके पिता कठोर थे और माँ दयालु, ममतामयी। दोस्तोयेवस्की के लेखन पे इन दोनों ने गहरा प्रभाव डाला, जहां उन्हें अक्सर गहरे भावनात्मक संघर्ष और नैतिक दुविधाओं का चित्रण करते हैं, उसका सामना करते थे। दोस्तोयेवस्की का अपने पिता के साथ रिश्ता बहुत तनावपूर्ण था। उनके पिता अक्सर उनसे दूरी बना के रहते थे, उनके साथ रूखा व्यवहार करते थे, जिससे दोस्तोयेवस्की को भावनात्मक रूप से उपेक्षित महसूस होता था। वो इग्नोर्ड फील किया करते थे। दरअसल उनके पिता ने अपने जीवन में इतनी मुसीबतें देखी थी कि उनके भीतर ये कड़वाहट अपने आप आ गई थी। दोस्तोयेवस्की जब 15 साल के थे तब उनकी माँ का देहांत हो गया। यह उनके लिए एक बड़ा नुकसान था। माँ के गुजरने के बाद दोस्तोयेवस्की और उनके भाई को
सेंट पीटर्सबर्ग के एक मिलिट्री इंजीनियरिंग स्कूल में भेज दिया गया। हालांकि दोस्तोयेवस्की को मिलिट्री में कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं थी और ना ही इंजीनियरिंग में कोई दिलचस्पी थी। वो तो सिर्फ अपने पिता की इच्छा का सम्मान करने के लिए वहाँ गए थे। उनके पिता के पास एक छोटी सी जागीर थी, एक एस्टेट था, एक बड़े से फार्म हाउस नुमा जगह जहाँ खेती बाड़ी होती थी। वहाँ बहुत सारे नौकर काम करते थे। उन नौकरों को गुलाम की तरह रखा जाता था। उस समय पूरे रूस में इसी तरह का माहौल था, मज़दूरों के साथ गुलाम की तरह व्यवहार करना और बेरहमी के साथ उनसे काम लेना, उन पर जुल्म करना। दोस्तोयेवस्की के पिता ज़्यादातर समय अपने फार्म में रहते थे। दोस्तोयेवस्की की माँ के निधन के बाद, दोनों बच्चों को मिलिट्री स्कूल में भेजने के बाद दोस्तोयेवस्की के पिता ने बहुत ज़्यादा शराब पीना शुरू कर दिया। दरअसल वो अपनी बीवी की जुदाई बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। उसके गम में इस कदर पीने लगे कि उनका दिमाग घूम गया। उन्हें जगह जगह अपनी पत्नी नज़र आती थी। रात को शराब पीने के बाद वो अपनी पत्नी के भूत से बातें करते थे। पहले अपनी मर्दाना आवाज़ में सवाल करते, फिर खुद ही जनाना आवाज़ निकालते हुए अपनी पत्नी की तरफ से उन सवालों का जवाब देते। इस तरह देखें तो उन्हें हेलुसिनेशन होने लगा था। उन्होंने दोनों बेटों को दूर मिलिट्री स्कूल में भेज दिया था, लेकिन उनकी 2 जवान बेटियां उन्हीं के साथ रहती थीं। उन्हें अपनी बेटियों पर शक होने लगा था। उन्हें लगता था कि वे रात को अपने कमरे में अपने आशिकों को बुलाती हैं। इसलिए वो अक्सर रात को अपनी बेटियों का दरवाज़ा खटखटाते, जबरन दरवाज़ा खुलवाते और फिर हाथ में बंदूक लेकर पूरे कमरे में उनके सो कॉल्ड आशिकों को खोजते रहते, कभी पलंग के नीचे तो कभी अलमारी के भीतर। जब कोई नहीं मिलता तो बड़बड़ाते हुए लौट जाते, लेकिन कुछ दिनों बाद वापस वैसा ही करते। उनकी बेटियां उनसे तंग आ चुकी थीं। वो अपने फार्म में अपने मज़दूरों के साथ भी बहुत ख़राब व्यवहार करते थे। एक बार की बात है, एक दिन वो फार्म में कहीं खड़े थे, वहाँ से कुछ मज़दूर गुज़र रहे थे। सारे मज़दूरों ने उन्हें सलाम किया सिवाय एक के। वो गरीब बेचारा शायद अपने ख्यालों में खोया हुआ था, इसलिए उसने ध्यान नहीं दिया कि उसके मालिक वहाँ खड़े हैं। उसका सलाम न करना दोस्तोयेवस्की के पिता यानी मेजर साहब को इतना बुरा लगा कि उन्होंने कोड़ों से उसकी पिटाई की। वो अपने मज़दूरों को कभी सलाम न करने पर पीटते थे तो कभी इस बात पर पीट देते कि तुम लोग अपना काम धाम छोड़कर मुझे सलाम क्यों करते हो इतनी देर तक, यानी तुम लोग काम चोरी करते हो ना। एक बार किसी काम के लिए वो मज़दूरों की गिनती कर रहे थे, तब उन्होंने पाया कि मज़दूरों की उस भीड़ में 3 मज़दूर कम हैं। उन्होंने पूछा, कहाँ गए तीनों? पता चला तीनों बीमार हैं। ये सुन के उन्हें बड़ा गुस्सा आया। उनको लगा वे तीनों मज़दूर काम चोरी करने पे उतारू हैं। बोले, बीमार हैं, मैं करता हूँ उनका इलाज। डंडा उठाया और घोड़ा गाड़ी में बैठकर उन मज़दूरों के घर की तरफ रवाना हो गए। रास्ते में देखा वे तीनों मज़दूर टहल रहे हैं। गुस्से में तमतमाए मेजर ने डंडे से उन्हें मारना शुरू कर दिया। पर शायद उस दिन उन तीनों मज़दूरों ने कुछ और ही सोच रखा था। तीनों ने मिलकर दोस्तोयेवस्की के पिता की हत्या कर दी। आसपास के लोग मेजर के जुल्मों से इस तरह परेशान हो चुके थे कि उन्होंने उनकी हत्या पे ज़बान नहीं खोली। खुद दोस्तोयेवस्की के परिवार वालों ने इस मामले को दबा दिया। क्यों दबा दिया? पहली बात तो ये कि मज़दूरों द्वारा मारा जाना यानी दूर दूर तक उस परिवार का नाम खराब हो जाता कि देखिए इतने जालिम थे कि मज़दूरों ने ही मार दिया। दूसरी और सबसे बड़ी वजह यह थी कि अगर पुलिस को पता चलता कि मज़दूरों ने उनकी हत्या की है तो वह मज़दूरों पर मुकदमा चलाती, अदालत एक साथ कई मज़दूरों को जेल भेज देती, तब नए मज़दूर कहाँ से आते?
गुलाम की तरह मजदूरों को खरीदने में उस जमाने में हजारों लाखों रूबल का खर्च हो जाता था। सो कहते हैं लोग कि पैसे बचाने के लिए उनके परिवार ने वो मामला दबा दिया था। इसीलिए आज तक ये कन्फर्म नहीं हो सका है कि दोस्तोयेव्स्की के पिता की मौत असल में कैसे हुई थी। कुछ इतिहासकार लिखते हैं कि बीमारी से साधारण नॉर्मल मौत हुई थी, कुछ लिखते हैं कि नाराज होकर मजदूरों ने उनकी हत्या कर दी थी। पिता की मौत का असर दोस्तोयेव्स्की पर बेहद गहरा पड़ा और बेहद ड्रामेटिक अंदाज में पड़ा। दोस्तोयेव्स्की घर से दूर कॉलेज के हॉस्टल में रहते थे। वो हमेशा पैसों की तंगी से जूझते रहते थे। उनके पिता के पास पैसे तो थे, लेकिन पिता हद दर्जे के कंजूस थे। 10 रूबल मांगो तो 2 रूबल देते थे। सो दोस्तोयेव्स्की हॉस्टल में बैठकर पैसों की तंगी झेलते हुए अक्सर अपने पिता को कोसते रहते थे। एक दिन उन्हें खबर मिली कि उनके पिता नहीं रहे। उन्होंने पूछा, कब हुई उनकी मौत, कैसे हुई, किस दिन हुई, कितने बजे हुई। फिर उन्होंने खुद से पूछा कि जिस समय पिता की मौत हुई उस समय मैं क्या कर रहा था। उन्होंने अंदाजा लगाया कि उस समय वो अपने हॉस्टल के कमरे में बैठ अपने पिता को कोस रहे थे, उनके बारे में बुरी बातें सोच रहे थे, क्योंकि उनके पिता ने पैसे कम भेजे थे। जैसे ही दोस्तोयेव्स्की को यह एहसास हुआ कि जिस समय मेरे पिता मर रहे थे, ठीक उसी समय मैं उन्हें कोस रहा था, ठीक उसी समय मैं उन्हें गालियां दे रहा था, उनके मर जाने की बद्दुआ कर रहा था, और देखो ठीक उसी समय मेरे पिता मर गए। क्या वो मेरे कोसने से मरे थे? क्या वो इसलिए मरे कि मैं उन्हें गालियां दे रहा था? ये सब सोचते हुए, दुख का उफान झेलते हुए दोस्तोयेव्स्की को दौरा पड़ा। वो जमीन पे गिर गए, उनके मुंह से झाग निकलने लगा और वो बेहोश हो गए। उसके बाद जब कभी वो अपने पिता के बारे में गहराई से सोचते थे या फिर किसी इमोशनल चीज के बारे में सोचते थे, तो या तो उन्हें दौरा पड़ने लगता था या फिर वो बेहोश हो जाते थे। ये अजीब एहसास था। जाहिर सी बात है, पिता की मौत में दोस्तोयेव्स्की का कोई हाथ नहीं था, लेकिन जाने क्यों, जाने किस नैतिकता बोध के आधार पर दोस्तोयेव्स्की खुद को अपने पिता की मौत का गुनहगार मानने लगे। गुनाह का यह एहसास उनके उपन्यासों में बहुत साफ दिखाई पड़ता है। इसका सबसे मार्मिक चित्रण उन्होंने अपने नॉवल द ब्रदर्स कर्माजोव में किया है। उस उपन्यास का एक किरदार है इवान। वो अपने पिता की हत्या करने के सपने देखता है। एक दिन कोई अन्य किरदार आता है और उसके पिता का मर्डर कर देता है, लेकिन इवान को लगता है कि हत्या असल में उसने खुद की है। वो खुद से कहता है कि असली हत्यारा तो मैं खुद हूं, क्योंकि मैं मन ही मन सैकड़ों बार उनकी हत्या कर चुका हूं। दोस्तोयेव्स्की के 2-3 नॉवेल्स में इवान जैसे किरदार आते हैं, जो चाहते तो हैं अपने पिता को मारना, लेकिन अपने पिता को मार नहीं पाते। कोई और मार देता है या किसी और कारण से वो मर जाते हैं, लेकिन वे कैरेक्टर्स अपने पिता की मौत के लिए खुद को दोषी मानते हैं। जिस तरह फ्रांज काफ्का का अपने पिता के साथ एक गड़बड़ रिश्ता था और काफ्का का सारा साहित्य कहीं न कहीं उनके पिता के खिलाफ किया गया एक अदृश्य विरोध था, उसी तरह दोस्तोयेव्स्की का साहित्य भी उनके पिता के साथ उनके कड़वे रिश्तों के कारण, उनके नैतिक दुविधा से भरे रिश्ते के कारण आकार लेता है। दोस्तोयेव्स्की के भीतर कम उम्र में ही ये महत्वाकांक्षा जन्म ले चुकी थी कि उन्हें एक लेखक बनना है। 1849 में जेल जाने से पहले ही वो लेखक बन चुके थे। 1846 में दोस्तोयेव्स्की ने अपना पहला उपन्यास प्रकाशित करवाया, जिसका टाइटल था पुअर फोक, गरीब लोग या फिर दरिद्र जन। ये आम लोगों के संघर्षों की कहानी है। इस किताब को अच्छी कामयाबी मिली और इस किताब के आते ही उन्हें सेंट पीटर्सबर्ग के साहित्यिक हलकों में अच्छी खासी पहचान मिल गई। दोस्तोयेव्स्की उस समय कुछ नौजवान क्रांतिकारी बुद्धिजीवियों के साथ जुड़े हुए थे, जो रूसी समाज में सुधार लाना चाहते थे।
शुरुआत में दोस्तोयेवस्की उनके सारे विचारों से प्रभावित हुए, लेकिन बाद में अनुभवों के आधार पर उन्होंने उनके विचारों को नकारना शुरू कर दिया। पुअर फोक की कामयाबी से दोस्तोयेवस्की में एक खास तरह का एटीट्यूड भी आ गया था और उनके बहुत सारे कंटेम्प्ररी राइटर्स को उनसे जलन होने लगी थी। लोग उनके टैलेंट को तो छीन नहीं सकते थे, उनकी प्रतिभा को नष्ट नहीं कर सकते थे, तो उन्होंने एक घिनौना तरीका अपनाया। वे दोस्तोयेवस्की का मजाक उड़ाने लगे। उनके चलने का मजाक, उनके बोलने का मजाक, उनके बैठने के तरीक़ों का मजाक, उनके लिखने का मजाक, उनकी कहानियों की थीम का मजाक। और मज़े की बात है कि इस काम में बड़े बड़े लोग शामिल थे, जैसे कि इवान तुर्गनेव, उनके जैसा महान लेखक। तुर्गनेव दोस्तोयेवस्की को सहन नहीं कर पाते थे। उनकी प्रतिभा की आंच से मन ही मन जलते थे, घबराते थे। जबकि दोस्तोयेवस्की को लगता था कि तुर्गनेव तो मेरा दोस्त है। दोस्तोयेवस्की इतने भोले थे कि अपने विरोधियों को अपना दोस्त समझकर उनके साथ घुलते मिलते रहते थे। असल बात समझने में दोस्तोयेवस्की को बहुत समय लग गया था। उस जमाने के एक मशहूर कवि थे निकोलाई नेक्रासोव। वो भी दोस्तोयेवस्की के दोस्त थे, लेकिन वो भी उन्हें नापसंद करते थे। तुर्गनेव और नेक्रासोव ने दोस्तोयेवस्की के खिलाफ एक जोड़ी बना ली और जगह जगह उनका मजाक उड़ाने लगे। किसी भी नौजवान की तरह दोस्तोयेवस्की चाहते थे कि औरतें उनकी तरफ अट्रैक्ट हों, वो औरतों का दिल जीतें, लेकिन दोस्तोयेवस्की की पर्सनालिटी, उनकी घबराहट उनका साथ नहीं देती थी। दोस्तोयेवस्की के जीवन की एक बड़ी मशहूर घटना है। एक बार एक पार्टी चल रही थी, कुलीन लोगों की पार्टी, यानी एलीट क्लास की पार्टी थी। वहाँ एक बेहद सुंदर लड़की आई थी। दोस्तोयेवस्की को अच्छी लगी। दोस्तोयेवस्की उससे बात करने के लिए आगे बढ़े, लेकिन वो लड़की इस कदर सुंदर थी कि दोस्तोयेवस्की उसकी सुंदरता से आक्रांत हो गए, डर गए, लड़खड़ा कर गिर गए और वहीं बेहोश हो गए। किसी तरह उन्हें होश में लाया गया। रूस के साहित्यिक गलियारों में यह खबर आग की तरह फैली कि दोस्तोयेवस्की बेहोश होकर, एक लड़की को देखकर बेहोश होकर गिर गए थे। और उसके बाद तो दोस्तोयेवस्की नए सिरे से लोगों से मजाक का केंद्र बन गए। तुर्गनेव के कहने पर नेक्रासोव ने एक कविता लिखी जो उस जमाने में प्रकाशित हुई और उसकी बड़ी चर्चा हुई। दोस्तोयेवस्की का मजाक उड़ाने के लिए उस कविता को बार बार कोट किया जाता था। उस कविता में कुछ इस तरह की लाइनें लिखी थीं कि तुम बहुत बड़बोले हो दोस्तोयेवस्की, तुम साहित्य की नाक पे फुंसी की तरह उगे हो, कि तुम एक लाल मुहासे की तरह चमकते हो। वो बहुत अजीब कविता थी। देखिए, जिंदगी में पोएटिक जस्टिस होता है, एक न एक दिन ज़रूर होता है। खुद पोएट्स ये बात भूल जाते हैं कि पोएटिक जस्टिस होता है और वो भूल करके दूसरों का मजाक उड़ाते हुए उल्टी सीधी बातें बोलते हैं। देखिए, जिस दोस्तोयेवस्की के लिए वे लोग कह रहे थे कि तुम लाल मुहासे की तरह चमकते हो, आज वही दोस्तोयेवस्की साहित्य के आसमान पर सबसे बड़े सितारे की तरह चमकता है। यही पोएटिक जस्टिस है जो बहुत सटल तरीके से काम करता है। देखिए, जिसने वो कविता लिखी थी, यानी नेक्रासोव, लोग उसे भूल चुके हैं। जिसने वो कविता लिखवाई थी, यानी तुर्गनेव, आज नहीं तो कल लोग तुर्गनेव को भी भूल जाएंगे। लेकिन दोस्तोयेवस्की को कौन भुला सकता है? उनकी किताबें तो अगले 500 बरसों तक, अगले 1000 बरस तक रेलेवेंट बनी रहेंगी। दोस्तोयेवस्की मुहासे की तरह नहीं, सितारे की तरह चमकता है। खैर, हम बात कर रहे थे दोस्तोयेवस्की की लाइफ के बारे में। उनकी शुरुआती कामयाबी के बाद दोस्तोयेवस्की को एक बड़ा झटका लगा। उनका दूसरा उपन्यास द डबल बुरी तरह नाकाम हुआ। आलोचकों को उसकी कहानी समझ में ही नहीं आई। वो एक ऐसे इंसान की दास्तान थी जिसे ज़िंदगी के एक मोड़ पे अपना हमशक्ल मिलता है। दोनों को आइडेंटिटी क्राइसिस हो जाती है। दोस्तोयेवस्की की ये किताब फेल हो गई थी, लेकिन उनकी इस थीम को बाद के बरसों में कई लेखकों ने
अपने अपने तरीके से री इन्वेंट किया था, अपने अपने तरीके से री एक्सप्लोर किया था। यानी इसी थीम पर बाद के बरसों ने कई लोगों ने अपनी किताबें लिखी। हालांकि इस किताब की नाकामी ने दोस्तोयेवस्की को गहरी निराशा और निजी संकट में डाल दिया था। और फिर आया 1849 का बरस, जिसकी कहानी मैंने आज के लेक्चर की शुरुआत में आपको सुनाई थी, जब जार ने उन्हें मौत की सज़ा सुनाई थी, लेकिन आखिरी पलों में उस सज़ा को बदल दिया गया और दोस्तोयेवस्की को साइबेरिया भेज दिया गया। ये मौत को छूकर टक से लौट आने वाला ये जो दोस्तोयेवस्की का एक्सपीरियंस है, उन्होंने अपने उस एक्सपीरियंस को द इडियट में लिखा है। दोस्तोयेवस्की ने साइबेरिया में 4 साल एक लेबर कैंप में बिताए। इसके बाद कुछ और साल उन्हें मिलिट्री सर्विस में गुजारने पड़े। साइबेरिया में उनको लेबल दिया गया था डेंजरस पॉलिटिकल प्रिजनर और उनको हार्डकोर क्रिमिनल्स के साथ रख दिया गया था। एक नाजुक मिजाज वाला लेखक और उसके आसपास 20 खतरनाक क्रिमिनल्स। शुरू में तो दोस्तोयेवस्की को बहुत तकलीफ हुई, लेकिन वो तो हर तरह के हालात से अपने लिए कुछ न कुछ सोख ही लेते थे ना। उन्होंने अपराधियों के साथ दोस्ती कर ली, उनके जीवन को जाना और आने वाले बरसों में अपनी किताबों में उनकी दास्तानें लिखी। द हाउस ऑफ द डेड एक ऐसी किताब है जो रूस के कैदियों के जीवन पर आधारित है। उनके लिए साइबेरिया का अनुभव कठिनाई से भरा हुआ था, लेकिन इसने दोस्तोयेवस्की को आम रूसी किसानों और कैदियों के जीवन के करीब ले जाके खड़ा कर दिया। इस अनुभव ने लोगों के साथ नज़दीकी के इस अनुभव ने दोस्तोयेवस्की के भीतर दुख और आस्था की गहरी समझ पैदा की, जो बाद में उनकी पूरी राइटिंग की मेन थीम बन गई। 1859 में एग्जाइल से लौटने के बाद दोस्तोयेवस्की ने धीरे धीरे अपने साहित्यिक करियर को फिर से बनाया। साइबेरिया के अनुभव ने उनके लेखन में गहराई दे दी थी। नैतिक व दार्शनिक मुद्दों पर वो ध्यान लगाने लगे थे, मेडिटेशन करने लगे थे। 1864 में उन्होंने नोट्स फ्रॉम अंडरग्राउंड प्रकाशित किया, जिसे कई लोग संसार का पहला अस्तित्ववादी उपन्यास यानी पहला एग्जिस्टेंशियल नॉवल मानते हैं। इसका जो मुख्य किरदार है, एक ऐसा अकेला इंसान है जो स्वभाव से बेहद कड़वा है, जो आज़ादी, दुख और इंसानी फितरत जैसे मुद्दों से जूझता है, उन मुद्दों पे स्पेकुलेट करता है। देखिए, बाद के बरसों में ये सारी चीज़ें दोस्तोयेवस्की के लेखन की मुख्य पहचान बन गई थी। ये जो पूरा दौर था, इस दौर में उनकी निजी जिंदगी उथल पुथल से भरी रही। उनकी पहली पत्नी मारिया, जिसे उन्होंने 1857 में शादी की थी, वो अक्सर बीमार रहती थी और उनका रिश्ता काफ़ी तनावपूर्ण था। 1864 में उनकी पत्नी की मौत हो गई और उसी साल उनके भाई, जिससे वो बहुत प्रेम करते थे, मिखाइल, उसका भी देहांत हो गया। मिखाइल दोस्तोयेवस्की की हर तरह से मदद करते थे, इसलिए जब मिखाइल का देहांत हो गया तो दोस्तोयेवस्की ने फाइनेंशियली और मेंटली बहुत ही डाउन महसूस किया। इन पर्सनल ट्रेजेडीज के बावजूद दोस्तोयेवस्की का सबसे कामयाब, सबसे क्रिएटिव, सबसे सफल दौर भी यही था। एक तरफ प्रॉब्लम्स चल रही थी, ट्रेजेडीज चल रही थी, दूसरी तरफ दोस्तोयेवस्की क्रिएटिव हाइट पर पहुंचे हुए थे। 1866 में उन्होंने क्राइम एंड पनिशमेंट अपना नावल प्रकाशित करवाया, जो कि बहुत मशहूर नावल है, जो एक नौजवान छात्र रस्कोलनिकोव की कहानी है, जो एक बूढ़ी औरत की हत्या कर देता है सिर्फ इसलिए कि वो अपने एक दार्शनिक सिद्धांत को साबित कर सके। ये उपन्यास इंसानी आत्मा में अच्छाई और बुराई की लड़ाई, अपराध का बोध और पुनरुत्थान यानी रेजरेक्शन की बात करता है। इस किताब ने दोस्तोयेवस्की को रूस के सबसे बड़े लेखकों की पंगत में स्थापित कर दिया और दुनिया के सबसे बड़े लेखकों की पंगत में भी। इस किताब पर एक अलग से लेक्चर
जैसे कि तमाम दोस्तोयेवस्की की किताबों पर मेरे अलग से लेक्चर आएंगे, क्राइम एंड पनिशमेंट पर भी एक अलग से लेक्चर आएगा, उसका इंतज़ार कीजिएगा। बात अभी दोस्तोयेवस्की के जीवन की। वो जो पूरा दौर था, उसी समय उन्होंने दोबारा शादी की। उनकी दूसरी पत्नी थी आना, जो कि उनकी स्टेनोग्राफर थी, और आना ने उनके जीवन को व्यवस्थित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आना उम्र में उनसे 25 साल छोटी थी, लेकिन उन्होंने उनके जीवन में स्टेबिलिटी लाने का काम किया। उनके 4 बच्चे हुए थे, जिनमें से 2 की तो कम उम्र में ही मौत हो गई थी। आना ने उस परिवार और दोस्तोयेवस्की के फाइनेंशियल मामलों को अच्छी तरह संभाला, और इसकी ज़रूरत भी थी। क्यों? क्योंकि दोस्तोयेवस्की को जुए की लत थी। वो अक्सर जुए के कारण कर्ज में डूब जाते थे। किसी भी जुआरी की तरह, किसी भी एवरेज जुआरी की तरह वो ये सोचते थे कि अब तक जो हारते आ रहे हैं वो दरअसल एक दुर्भाग्य के कारण, एक बैड लक के कारण हार रहे हैं। अब उन्होंने अपने लिए एक नई स्ट्रेटजी बना ली है। इस स्ट्रेटजी का उपयोग करके अब नए तरीके से खेलेंगे तो अब उनको हार नहीं मिलेगी। नए तरीके से खेलने पर उनके सारे लॉसेस रिकवर हो जाएंगे। वो ऐसी सोच रखते थे, लेकिन तमाम जुआरियों की तरह ये बात उनके साथ भी सही साबित नहीं होती। वो जितना जुआ खेलते थे उतना हारते थे, उतना ही वो कर्ज में डूबते चले जाते थे। कुछ एक बार तो ऐसी स्थिति हो गई थी कि तगादा करने वालों से बचने के लिए दोस्तोयेवस्की ने अपनी पत्नी के साथ में रूस ही छोड़ दिया था। वो यूरोप के दूसरे हिस्सों में जाकर रहने लगे थे ताकि कर्ज के पैसे चुकाने न पड़े। ये जो जुए की लत थी, उनके जीवन की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। कई बार तो अपना सारा पैसा ही कसीनो में गंवा देते थे एक ही बार में, और पैसों की तंगी के कारण उन्हें जल्दी जल्दी लिखना पड़ता था, क्योंकि वो दूसरा कोई काम करते नहीं थे। वो पूरी तरह से अपनी राइटिंग पर डिपेंड थे। तो इस दबाव ने उनके लेखन की क्वालिटी को तो खैर प्रभावित नहीं किया, लेकिन हाँ, उनके दिल के चैन को, उनके जहनी सुकून को ज़रूर प्रभावित किया। वो हमेशा तनाव में रहते थे। उनका नावल है द गैम्बलर उनकी इसी लत पे आधारित है। उन्होंने अपने सारे पैसे जुए में उड़ा दिए थे। पास में कुछ नहीं बचा था। जिंदगी कैसे चलेगी? पैसे कहाँ से आएंगे? जाहिर है पब्लिशर देगा पैसे, पर ऐसे ही थोड़ी दे देगा। बदले में उसे किताब देनी होगी। बिल्कुल, किताब तो देनी होगी, पर इतनी जल्दी किताब कहाँ से देंगे? दोस्तोयेवस्की ने कहा, आप पैसे तैयार रखिए, मैं किताब देता हूं। और उसके बाद उन्होंने लिखाई शुरू कर दी। लिखाई नहीं, कहना चाहिए कि बोलाई शुरू कर दी। दोस्तोयेवस्की अपने कमरे में चहलकदमी करते हुए बोलते गए, डिक्टेट करते गए, और उनकी स्टेनो आना, जो बाद में उनकी पत्नी बन गई, उनके बोले हुए को टाइप करती गई। इस तरह उन्होंने सिर्फ 26 दिन में एक पूरा नॉवल तैयार कर दिया, द गैम्बलर। जुए की इसी आदत, उसके अनुभवों को उन्होंने एक महान नॉवल में तब्दील कर दिया, वो भी सिर्फ 26 दिनों में। अंतिम वर्षों में दोस्तोयेवस्की का काम, उनकी रचनाएं, उनकी किताबें और भी कॉम्प्लिकेटेड, और भी जटिल, और भी गहरी होती चली गई। 1869 में उन्होंने नॉवल छपवाया था द इडियट, जिसमें मसीहा जैसा एक किरदार है जो इस भ्रष्ट दुनिया में अच्छाई लाने की कोशिश करता है, लेकिन अंततः उसी अच्छाई के कारण बर्बाद हो जाता है। ये उपन्यास दोस्तोयेवस्की की ईसाई धर्म में जो बढ़ती हुई रुचि थी, और जो दुख के माध्यम से पुनरुत्थान यानी रिजरेक्शन का विचार होता है, उस पूरे विचार को दर्शाता है ये उपन्यास द इडियट। 1880 में उन्होंने अपना आखिरी महान उपन्यास द ब्रदर्स कर्माज़ोव प्रकाशित किया, जिसे अक्सर अब तक के सबसे महान उपन्यासों में से एक माना जाता है। ये पुस्तक विश्वास, संदेह, आज़ादी और बुराई की जो प्रकृति होती है उसकी पड़ताल करती है। ये उपन्यास 3 भाइयों और उनके पिता के साथ उनके जटिल संबंधों की कहानी है। दोस्तोयेवस्की ने इस उपन्यास का एक सीक्वल लिखने के बारे में भी सोचा था, लेकिन वो उसे लिख पाते उससे पहले ही उनका देहांत हो गया। जब वो मरे तब वो 60 साल के भी नहीं हुए थे। 59 की उम्र में उनका निधन हुआ था। तो दोस्तों,
ये थी दोस्तोवस्की के जीवन की कहानी, अधूरी कहानी, एक झलक भरी कहानी, क्योंकि ये कहानी आने वाले लेक्चर्स में पूरी होगी। मैं उनकी हर किताब पर एक एक करके बात करूँगा और हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि किन चीज़ों ने दोस्तोवस्की को इतना महान बनाया। साथ ही उनकी ज़िंदगी के कुछ अनसुने क़िस्सों को उनकी किताबों वाले एपिसोड में नत्थी करके मैं आपको सुनाऊंगा, क्योंकि उनकी हर किताब के साथ उनके जीवन की कोई न कोई कहानी ज़रूर जुड़ी हुई है। अगर आप इस लेक्चर को यहाँ तक सुन रहे हैं तो कमेंट करके बताइएगा कि ये आपको कैसा लगा। अपने विचार ज़रूर लिखिएगा, तभी मुझे पता चलेगा कि आप मुझे सुन रहे हैं और जो मैं कह रहा हूँ वो आप सब तक पहुँच रहा है। आप मुझसे व्हाट्सएप पर भी जुड़ सकते हैं, वहाँ मैं आपको कुछ चीज़ें भेजता रहता हूँ। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और हाँ, इस वीडियो के अंत में ये थोड़ी सी तकनीकी समस्या आई है जिसके कारण विजुअल गायब हो गया है, उसकी जगह स्टिल तस्वीर लगाई गई है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इस बात को समझेंगे। तो जल्द मिलते हैं दोस्तोवस्की पर एक नए लेक्चर के साथ। तब तक नमस्ते।